गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? चलिए सीजीएल मेंस के लिए थोड़ा सा देखते हैं कि जो जीएस है या जो जीके हैं कैसे प्रश्न आते हैं। पहले याद रखना है जीएस और जीके का मतलब ये होता है ऐसे सब्जेक्ट से हैं जिनमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को हटा दिया जाए। ठीक है, जिनमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को हटा दें तो हम देखते हैं कि पॉलिटी बचता है, इकोनॉमिक्स है, आपका ज्योग्राफी है, आपका हिस्ट्री है, आपका साइंस है। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट हैं जहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। और इसके बाद जो आपका जो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है वो करंट अफेयर्स मतलब रिसेंटली जो घटनाएं घटित हुई हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम शुरू करते हैं थोड़ा पॉलिटी आपको बताने या समझाने के बारे में। इसका पहले समझ लेना है कि जो मेन मोटिव है ना इस क्लास का वो क्या है। इस क्लास का जो मेन मोटिव है बस वो ये है कि हम आपको समझा सकें, मतलब आपको मैं समझा सकूं कि पॉलिटी क्या होता है और आप कहाँ से पढ़ेंगे, ताकि अगर आपके पास नोट्स हो तो आप वहाँ से पढ़ लें। बाकी कुछ फैक्चुअल डिटेल की भी बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगा क्योंकि मुझे पता आपके पास समय नहीं है। आप भी इसको 1.5 या फिर 2x पे करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो हम पॉलिटी शुरू करते हैं। पॉलिटी 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 आ जाओ भाई पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी शुरू किया जाए। आप तैयार हैं? लग तो रहा है आपका यह एक साम्राज्य है ना, तो ठीक है। अब पॉलिटी क्या है? पॉलिटी समझने से पहले थोड़ा सा चीज़ देख लेते हैं कि हमारा क्या है। ये मान लीजिए हमारा अब पृथ्वी है, करीब यहाँ पे कितने 196 कंट्री हैं। कितने हैं? 196 देश हैं। उन्हीं में से एक प्यारा सा देश अपना भारत है। कौन है अपना? उसी में से एक प्यारा सा देश कौन है? भारत है। अब जो भारत है तो अब इस भारत में कुछ लोग रहते हैं। अब देखिए कुछ नागरिक वगैरह रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कुछ नागरिक रहते हैं। यहाँ पे हम सुनते हैं गवर्नमेंट भी रहती है। तो इन सब के लिए क्या चाहिए? ये सब कैसे काम करें? ठीक है, इनके लिए भी क्या होता है? कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे यहाँ कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन हमारे सिटीजन होंगे, सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। और ये जो नियम वयम जो भी कुछ आपको देखने को मिलता है ना, जितने भी रूल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं एक किताब में जिसका नाम है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब होगा क्या कि संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमारे यहाँ पहले था? तो याद रखना है कि पहले हमारे यहाँ संविधान नहीं था। जैसे संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सभी के लिए एक जैसा कानून, सभी के लिए एक जैसा कानून हो, लॉ हो, और सबको समान अपॉर्चुनिटी या फिर अवसर मिले। ठीक है, तो संविधान इन्हीं की बात करता है। और संविधान कुछ है नहीं, बस एक किताब है जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन नियम लिखे गए हैं। और ये रूल किसके लिए लिखे गए हैं? जो यहाँ के नागरिक हैं उनके लिए लिखे गए हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसके लिए लिखे गए हैं, और जो यहाँ विदेशी वगैरह आते हैं भारत में उनके लिए लिखे गए हैं। ठीक है, तो जो ये संविधान है इसके बारे में आपसे कई प्रश्न पूछता है। तो हम देखते हैं थोड़ा सा कि भैया ये हमारा संविधान बना कैसे। तो संविधान पहले याद रखना है कुछ और नहीं, किताब है। ठीक है, तो सबसे पहला जो संविधान हम देखते हैं जो लिखा गया था हाथ से, वो किसका लिखा गया था? अमेरिका का, यूएसए का। ठीक है, यूएसए का संविधान लिखा गया था। उसके बाद अगर हम देखें विश्व में सबसे बड़ा जो ये नियमों का सेट है या कहीं किताब है जिसमें सबसे अधिक आर्टिकल्स वगैरह हैं, वो कौन सा देश है? वो है अपना प्यारा भारत। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब भारत है। अब हम देखते हैं थोड़ा संविधान के बारे में कि जब हमारे पास संविधान नहीं था तो क्या था। जब ये हमारे पास संविधान नहीं था, दरअसल क्या था, ये जो हमारा संविधान आया, ये संविधान कब आया? ये उसे देखें तो 26 नवंबर 1949 को ये लागू हुआ। याद रखना है लागू हुआ, लेकिन पूरा नहीं, 15-16 आर्टिकल्स के साथ लागू हुआ, पूरी तरह से नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरीके से पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले हमारे यहाँ संविधान नहीं था। इससे पहले हमारे यहाँ जो भी लोगों के लिए रूल्स और रेगुलेशन या नियम बनाए जाते थे, जो शासक हुआ करता था ना, जो शासक वर्ग हुआ करता था वो बनाता था। और उनके नियम ऐसे होते थे कि जिनमें आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं,
भेदभाव किए जाते थे। क्या किए जाते थे? भेदभाव लोगों से किए जाते थे। जैसे मुगलों का देख लीजिए, मुगलों के दौर में भी क्या था कि यहाँ पर जो हिंदू हुआ करते थे, ठीक, उन्हें कैसे सजा दी जाती थी? उन्हें जो हिंदू ग्रंथ हैं उनके आधार पे पढ़ के सजा दी जाती थी। जो मुस्लिम थे उन्हें कुरान हदीस वगैरह पढ़ के उन्हें क्या सजा दी जाती थी। तो सबके लिए अलग अलग था, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ब्रिटिश आए, कौन आए भैया? जब अंग्रेज आए, कहाँ आए? आए तो थे व्यापार करने। तो जो अंग्रेज आए, जो ब्रिटिश आए, ठीक है, यूरोप से मान लीजिए, जब ये आए भारत में तो आए तो ये कंपनी के रूप में थे। किसके रूप में थे? कंपनी के रूप में। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? दरअसल ये कंपनी क्या करती थी? व्यापार करती थी। मतलब कहीं सामान खरीदना और अपने देश में, यहाँ सामान खरीदना और अपने देश में भेज देना। बस इस कंपनी के पास कुछ राइट्स थे। भैया जब आई तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने अपने लिए किले बनवा लिए, ठीक। इसके बाद सैनिक रखने लगी। जब ये सैनिक रखने लगी, किले बनवाने लगी, ठीक है, तो अब क्या होगा? जब ये दोनों चीज़ें इसके पास आ गई तो इनके पास पावर आ गई। जब पावर आ गई तो इन्होंने देखा कि धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने इस पावर का इस्तेमाल किया। अब भारत के जितने भी क्षेत्र थे, मतलब भारत जो था उसमें छोटे छोटे राजा महाराजा हुआ करते थे, उन सबको क्या किया? उन सब पर कब्जा कर लिया, ठीक है। एक तरीके से हमारे देश पे ही क्या किया उन्होंने? कब्जा कर लिया। तो जब कब्जा कर लिया उन्होंने तो रूल रेगुलेशन नियम किसके लागू होंगे? तो नियम इन्हीं के तो लागू होंगे। तो नियम भी किसके लागू हुए? नियम भी इनके ही लागू हुए। तो जो इनके नियम लागू हुए उसमें एक विशेषता ये थी उसमें कि इनके जो देश में नियम लागू होते थे वो सभी के लिए समानता पर बल देते थे, ठीक है। और ज़्यादातर ये लोग क्या करते थे? उन नियम कानून को जिसमें लिख करके रखते थे उसको ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते थे। क्या कहते थे? कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते थे। तो भारत के पास ऐसा था नहीं। भारत को अगर आप देखें तो जब हमें गुलाम बनाया गया तो करीब 26 एक तरीके से कहें तो 26 जनवरी 1950 तक जो भी रूल रेगुलेशन या नियम हमारे देश में लागू होते थे, चलते थे, वो किसके संविधान से हुआ करते थे? किस देश के? तो ब्रिटेन का जो संविधान था एक तरीके से कहें तो कहीं न कहीं उससे बहुत अधिक प्रभावित था, ठीक है। और एक आता है 1935 का एक्ट, ठीक, इससे हमारे देश का शासन चलता था। तो मोटी मोटा हमने क्या देखा? मोटी मोटा हमने ये देखा, मोटी मोटा ही तो देखा, हाँ मोटी मोटा ही देखा। मोटी मोटा हमने देखा कि भैया जब हमारे पास संविधान नहीं था तो अब हुआ क्या कि हमारा एक देश था, इस देश पर कब्जा हो गया धीरे धीरे किसका? ब्रिटेन का। जब ब्रिटेन का कब्जा हुआ तो वो समानता पर अधिक बल देते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? हमारे देश में भी संविधान बनाने की बात की। और जब बात की तो कभी न कभी संविधान बना होगा, लागू तो हुआ पूरी तरीके से 26 जनवरी को, ठीक। लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन भैया ये बनाया कब गया? तो ये याद रखना है, इसकी जो मांग की गई थी, ठीक है, वो तो की जा रही थी 1935 से ही, ठीक है। लेकिन 1946 में जा कर के ब्रिटेन जो था उसने एक्सेप्ट किया, कहा कि ठीक है भैया 1946 में हम आपको चांस देते हैं कि आप अपना संविधान बनाइए। क्या बनाइए? संविधान बनाइए। तो 1946 में ऐसा क्या होता है? तो एक कैबिनेट मिशन आता है। ये आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में आता है। और किस लिए आता है? ताकि भारत में संविधान बनाया जा सके। और ये जो संविधान बना है इसे कौन बनाए? तो इसे भारत के लोग ही संविधान को बनाए। कौन बनाए? भारत के लोग ही संविधान को बनाए, ठीक है। तो अब ये जब कैबिनेट मिशन आया, ठीक, इसने कहा कि भैया चलो भारत में जो है संविधान जो है वो भारत के लोग ही बनाएंगे। पर मुद्दा ये था कितने दिन में बनाएंगे? तो कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था। तो इन्होंने क्या किया? संविधान बनाने में जो भारत के लोग थे, संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा दिए, ठीक है। लेकिन ये भारत के लोग में प्रश्न उठता है किसने बनाया? तो अब संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया गया था, याद रखना है। तो अब ये संस्था जब बनाई गई थी तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरे देश से कितने लोग? करीब 389% चुने गए थे हमारा संविधान लिखने के लिए 1946 में, ठीक है। और कहा गया था
कि जो ये 389 चुने जा रहे हैं ना, ये प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति होगा। प्रत्येक 10 लाख पर कितने व्यक्ति होंगे? एक व्यक्ति। जैसे मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख लोग हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट से कितने व्यक्ति जाएंगे उस संविधान सभा में बैठने के लिए? तो एक व्यक्ति। तो 10 लाख पर एक व्यक्ति है। दूसरी बात है कि वो व्यक्ति चुना कैसे जाएगा, इलेक्ट कैसे किया जाएगा? तो अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग नहीं दी जाती, किसी को वोट बिना वोट के सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो कहा प्रत्यक्ष होगा, 10 लाख पर ही हम एक व्यक्ति को चुनेंगे। तो इस तरह से मोटी मोटा जब उन्होंने चुना तो हमारे यहाँ 389, ठीक है, संविधान जो हमारे बनाने के लिए मेंबर हैं 389% हो गए। ठीक है, अब मुद्दा यहीं तक नहीं रुका। अब 389 हमारा संविधान तो लिख रहे थे बैठ करके। अब ये कैसे लिख रहे थे? ठीक है, तो इनके कई बैठकें हुआ करती थी। अब ये बैठक ज्वाइन करते थे, ठीक, उन बैठकों में बहस होती थी, चर्चा होती थी। इसके बाद ये लोग क्या करते थे? स्टडी करते थे कई देशों के बारे में। तो करीब 60 से प्लस अधिक देशों के बारे में इन्होंने स्टडी किया। स्टडी करके बताया कि भैया जो जिस देश में बेहतर लगा उन्होंने उस देश से ले लिया। ठीक है, जैसे आप देखिए राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से ले लिया हमने? एक तरीके से हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। कहाँ से ले लिया? अमेरिका से ले लिया। ठीक है, तो इस तरह 60 देशों को स्टडी किया गया। कहा गया भैया चलो ठीक है क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि भैया इस तरह से कई देशों से चीज़ें कलेक्ट की जाए और कलेक्ट करके उसे अपने संविधान में क्या किया जाए? संविधान में डाला जाए। तो जब इतने देश को स्टडी करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपका संविधान होगा वो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो इतने देशों को उन्होंने स्टडी किया। इसके बाद जो 1935 का हमारा एक्ट था जिससे हमारा देश चलता था, ठीक है, उससे करीब 2/3 जो हिस्सा है, पार्ट है वो संविधान का, वो उन्होंने इससे ही लिया। ठीक, अब उन्होंने इससे सिलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया, संविधान लिखा जा रहा था। ठीक है, अभी संविधान जो लिखा जा रहा था तो वही छोटी बड़ी समितियां बनाई थी इन्होंने। कई समिति के माध्यम से सबको अलग अलग काम सौंप दिया गया था। उसी में आप पढ़ते होंगे एक प्रारूप समिति थी। ठीक है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी। उस प्रारूप समिति के हेड थे अंबेडकर जी। कौन थे? अंबेडकर जी। ठीक है, बाकी बहुत समितियां थी। 3 लोगों ने मिलजुल कर क्या किया? मिलजुल कर हमारे देश का एक संविधान बनाया। क्या बनाया? संविधान बनाया। तो जब इन्होंने संविधान बनाया तो भैया विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया। विश्व का सबसे बड़ा। ठीक, अब इतना बड़ा कि इसमें कुल कितने आर्टिकल्स हो गए बताइए? तो भैया हमारे यहाँ 395 आर्टिकल हो गए। आर्टिकल में क्या बताया जाता था? ये बताया जाता था कि हम कौन सा अधिकार देना। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 21 देख लो। 21 में क्या कहा गया? कहा गया कि सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, यानी प्राणदैहिक की स्वतंत्रता है। इसके बाद 395 आर्टिकल हो गया। अब आर्टिकल बहुत ज़्यादा था तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो इसी 395 आर्टिकल्स को उन्होंने भाग में बांट दिया ताकि किसी को ढूंढना हो तो थोड़ा सा आसानी हो। तो जब उन्होंने भाग में बांटा तो दैट टाइम हमारे पास कितने भाग हुआ करते थे? तो हमारे यहाँ हो गए 22 भाग। फिर कुछ और चीज़ें थी जिनको लगा इन्हों को कि भैया लोगों को तक बताना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तब इन्होंने क्या किया? ये लेकर के आए अनुसूचियाँ। क्या लेकर आए? तो अनुसूची लेकर के आए इन्होंने, बताया। अब ये हो गई हमारे पास 12 अनुसूचियाँ। अब इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो आपसे पूछता है। ये जो भाग हैं, जो पार्ट्स हैं, इनके बारे में पूछता है। और ये जो अनुसूचियाँ हैं, जो शेड्यूल्ड हैं, ठीक है, इनके बारे में पूछता है। तो जब भी आप पढ़ें तो इनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, और अब करना क्या है इसमें? पूरा मत रटिएगा, पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भाग 12 है तो उसमें से कम 4-5 रट लेना है। अब 4-5 भी आपको याद रहेगा तो एग्जाम में आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। उसी तरीके से जो भाग हैं 22 भाग नहीं रटने हैं। ठीक है, कुछ रट लेना है अब उससे, ताकि आप क्या कर सकें? एलिमिनेट कर सकें, पर छोड़ना नहीं है। रटने का मतलब है थोड़ा सा देख लेना और समझ लेना है। तो मैं यहाँ बस कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत समय नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ कि क्या किया जाए। और बता भी दूंगा तो कहाँ आपके पास टाइम नहीं रहेगा ना कि आप उसको पढ़ पाएँ। तो इसको समझना होगा हमें थोड़ा सा डीपली। ठीक है, चलिए अभी हमने देख लिया तो हमारा मोटा संविधान के बारे में देख लिया ना। संविधान कुछ नहीं, एक किताब है जिसमें 395 आर्टिकल्स पहले थे। अभी देखा जाए तो करीब 465 से भी अधिक हैं।
जिसमें भाग पहले 22 थे 26 जनवरी 1950 तक, अभी टोटल कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। ठीक है, अनुसूचियाँ हमारे पास कितनी हैं? 8 थी, और अभी कितना हो गई हैं? पहले 8 थी, अभी हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, और वही है, इन सबको आपको देख लेना है जो आपकी जीएस या जीके की बुक होगी। इसके बाद चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देख लिया, मतलब संविधान तो बन गया, लेकिन हाँ, अब संविधान की सभा जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है कि आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ लें। तो याद रखना है, पहले हमारे संविधान सभा में कितनी सीटें थी? 389। सबसे अधिक सीट किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, बाद में क्या होता है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, भारत पाकिस्तान का 14-15 अगस्त को, उसके बाद कुछ जो संविधान सभा के सदस्य थे पाकिस्तान चले जाते हैं, तो हमारे यहाँ कितने बच जाते हैं? 299। इसके बाद जब हमारा संविधान बना, जब उस पर साइन की जा रही थी, मतलब जो हस्ताक्षर किए जा रहे थे, ठीक, तो उस पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था? तो 284 लोगों ने क्या किया था? उस पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद जो हमारा संविधान सभा है, इसके अध्यक्ष बनाए गए, तो अध्यक्ष याद रखना, जो अस्थायी बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसी संविधान सभा ने क्या किया? यही संविधान सभा याद रखना है, पहले संसद के रूप में काम करती थी, अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी। कभी पूछ दे कि अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी, तो अंतरिम संसद के रूप में यही संविधान सभा ही काम करती थी। ठीक ना, तो आगे चलें। अब थोड़ा सा मेजर जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट उनको देख लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना देख लेते हैं, मतलब ठीक है, प्रियम्बल देख लेते हैं, फिर फंडामेंटल राइट देख लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और एक डीपीएसपी देख लेंगे। ठीक ना, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, जैसे बनते हैं बस उतना ही देखेंगे, बाकी एक अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। ठीक ना, तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि हमारा जब संविधान बन गया, तो अब इसमें कितने आर्टिकल थे? 395। लेकिन अगर किसी को हमारे संविधान के बारे में जानना हो कि कैसा संविधान है, तो कैसे जानेगा? क्या पूरा संविधान पढ़ेगा? पहला विकल्प तो यही है। तो अगर वो चाहता है कि पूरा संविधान ना पढ़ना पड़े, तो इसके लिए हमने एक प्रस्तावना बनाया हुआ है। ठीक ना, जिसे इसको संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति इसे पढ़ लेगा तो जान जाएगा कि ये किसकी बात करता है, जिसे कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये भी बताता है, ये भी बताता है, डेट भी बताता है कि कब हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, जैसे 26 नवंबर 1949 को। फिर इसके बाद ये बाकी चीज़ें बताता है कि संविधान का जो अधिकार का स्रोत है वो जनता है, मतलब बहुत सी चीज़ें बताता है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है इस प्रियम्बल के बारे में? इस प्रियम्बल के बारे में इम्पोर्टेंट है किस देश से लिया गया था, तो याद रखना है यूएसए से। इसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उस पर किसका प्रभाव है अधिक से अधिक, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। इसके बाद इसमें एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, वो भी 42वां अमेंडमेंट 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखना है। कौन कौन से? समाजवादी, ठीक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। ठीक ना, यानी याद रखना है कि अमेरिका से लिया गया था, भाषा का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया का है, इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। इसमें एक ही बार संविधान संशोधन हुआ हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, इसके बाद इस क्या है, संविधान का अंग है कि नहीं है, कभी कभी पूछता है, तो याद रखना है एक केस आया था, क्योंकि जब संविधान की व्याख्या की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ठीक है, तो एक केस आया था केशवानंद, बस केशवानंद याद रखना है, पूरा नहीं, केशवानंद भारती केस था, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना अलग से नहीं है, ये भी संविधान का अंग है या संविधान का एक हिस्सा है। संविधान का क्या है? एक हिस्सा है। अगर होना होगा तो इतने से आपका काम चल जाएगा प्रस्तावना में। ठीक है, अच्छा 2-3 चीज़ और देख लेते हैं इसमें। जैसे प्रस्तावना, अभी जो प्रस्तावना है कुछ नहीं, ये भी एक लेटर की तरह है ना। इसे प्रस्तुत कब किया था, किसने किया था? ठीक, तो याद रखना है, इसको 13 दिसंबर को
13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक ना, ये सब फैक्ट हैं जो आपके काम आ सकते हैं। ठीक ना, फिर इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना हो गया, कुछ चीजें और हम लोग सुनते हैं जैसे मूल अधिकार, आई मीन टू से फंडामेंटल। एक सेकेंड गद्दारी कर बा तू हो, एक सेकेंड, ठीक है। अब जैसे हम लोग दूसरा सुनते हैं फंडामेंटल राइट। भैया ये क्या है फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार क्या है, अक्सर सुनने को मिलता है। तो यह ऐसा अधिकार है जो हमारा संविधान हमें देता है। ठीक है, अधिकार हमें क्यों दिए जाते हैं, जैसे हमें पढ़ने का अधिकार, खेलने कूदने का, खाना खाने का, ठंडी में नहाने का अधिकार क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो कोई भी अधिकार, तो ये मूल अधिकार जो है ये किसने दिया, हमारे संविधान ने दिया है। किसने दिया है, हमारे संविधान ने। इसने कहा भैया हम तुमको अधिकार देते हैं, किसको, सभी को, जो हमारे यहाँ रहने वाले जो नागरिक हैं उनको भी है, जो हमारे सिटीजन हैं, जो हमारे यहाँ विदेशी आते हैं उनको भी है, जो हमारे यहाँ कंपनियां उनको भी है, सबको अधिकार दिया गया है। कुछ न कुछ अधिकार है। जैसे नागरिक का क्या अधिकार है, नागरिक का अधिकार ये है बच्चा कि वो कहीं भी भारत में आ जा सकता है, घूम फिर सकता है। ठीक, दूसरा क्या है, वो अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कोर्ट प्रोटेक्शन भी देती है क्योंकि उसका अधिकार है। जैसे ये सारी की सारी चीजें क्या है, उसके राइट्स हैं, घूम फिर सकता है और गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी उसका अधिकार है। तो ये सारे अधिकार दिए गए हैं। तो अधिकार तो बहुत होते हैं भाई, हमारे यहाँ भी बहुत थे, हमारे संविधान में भी बहुत हैं। तो उन अधिकारों को संविधान ने क्या किया था, उन अधिकारों को जो फंडामेंटल अधिकार या राइट्स थे उनको जब हमारा संविधान बना था तो 7 प्रकार के ग्रुप में बांट दिया गया था। यानी हम कहें कि 7 प्रकार के हमें अधिकार दिए गए थे। ठीक ना, जो पहला अधिकार में दिया गया था वो था समता का, मतलब इक्विटी का। दूसरा जो अधिकार दिया गया था वो दिया गया था स्वतंत्रता का। ये कुछ और नहीं है, कुछ आर्टिकल का सेट है। ठीक है, तो समता का, स्वतंत्रता का, फिर इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया था। फिर इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। इसके बाद जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अधिकार दिया गया था। इसके बाद एक और अधिकार दिया गया था जो क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक ना, तो ये सारे राइट्स दिए गए थे। तो समता अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसकी बात की गई स्वतंत्रता की। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो बच्चों और पुरुषों के लिए है, वो है आर्टिकल 23 और 24। और धार्मिक है 25 से लेकर के 28। और ये अल्पसंख्यक का है 29 और 30। और संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल 32। तो इनमें से ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है आपका, या फिर एक तरीके से कभी पूछ दे कि कौन सा राइट किस में आता है, तो मान लीजिए अब 14 से लेकर 18 तक समता यानी समानता की बात कर रहा है। तो जहां आपको लगता है कि समानता की बात की जा रही है इन्हीं में से कोई आर्टिकल होगा। ठीक है, ज़्यादातर 14 ही होगा। ठीक ना, तो ये आर्टिकल आप पढ़ लेंगे, बस मेरा काम था आपको समझाना। अगर हाँ आपको फैक्ट चाहिए तो मैं एक वीडियो और फिर बनाऊंगा, उसमें सिर्फ वो फैक्ट ही फैक्ट होगा। ठीक ना, तो अब स्वतंत्रता का अधिकार फिर हो गया, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक और संवैधानिक, इतना याद रखना। एक और था हमारे पास संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार था जिसे हमने 44th अमेंडमेंट द्वारा हटा दिया। ठीक है, हटा के इसको हमने आर्टिकल 300A में कर दिया। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो हमने देखा जो फंडामेंटल राइट है, मैंने तो इसके बारे में थोड़ा सा देखा, तो थोड़ा और देख लेते हैं। अब फंडामेंटल राइट है तो हमने कहा ना कि जब हम संविधान बना रहे थे तो हमने कई देशों से कुछ न कुछ लिया था। तो क्या हमने फंडामेंटल राइट या जो मूल अधिकार इसको भी कहीं से लिया था? तो याद रखना, इसको भी हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था। किससे लिया था? यूएसए से। हमारे पास टोटल वर्तमान में कितने अधिकार हैं? तो हमारे पास 6 अधिकार हैं। और इन अधिकारों का अगर हनन होता है तो क्या हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, यानी कि इनकी न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद
क्या ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं? क्या इन पे कोई बाध्यता है? तो याद रखना है कि ये बाध्यता है, ये असीमित नहीं है बल्कि सीमित हैं। इन पे भी बाउंड्री लगाई जा सकती है, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इनके बारे में था। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर ये हो गया। अब देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है, मतलब मूल कर्तव्य। तो ये जो मूल कर्तव्य है, इसमें ये बताया जाता है कि भाई साहब, अगर आप नागरिक हैं तो आपके क्या कर्तव्य होंगे। तो याद रख लेना है कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है और फंडामेंटल राइट सबके लिए था। अब ये लिया कहाँ से गया, ठीक है, तो इसको हमने लिया है कहाँ से, रूस से। कहाँ से, रूस से। क्या रूस के लोग बहुत कर्तव्य होते हैं, लोगों की बात मानते हैं। तो कर्तव्य का मतलब होता है कि कर्तव्य बाध्यकारी नहीं होता है। जैसे पढ़ना आपका कर्तव्य है, माँ बाप की सेवा आपका कर्तव्य है, लेकिन आप करते हैं नहीं। तो ये एक तरीके से जो हमारे देश के नागरिक हैं उनसे रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट या सरकार या हमारा देश कि भाई आप ऐसे ऐसे रहिए। तो ये पहले नहीं था, हमारे संविधान में ये पहले नहीं था। ये आया 42 अमेंडमेंट 1976 में। इंदिरा गांधी को लगा कि हमारे देश के नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, तो उन्होंने 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया। इसके लिए उन्होंने एक समिति बनाई थी, स्वर्ण सिंह समिति। याद रखना, कौन समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा कि भैया ठीक है, हमारे देश में भी क्या होना चाहिए एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। इसी आधार पर मूल कर्तव्य बनाया गया और 10 मूल कर्तव्य पहले हमारे पास थे। फिर 86th अमेंडमेंट द्वारा हमने एक शिक्षा वाला कर्तव्य कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो 86th अमेंडमेंट द्वारा हमने शिक्षा का अधिकार उसमें ऐड कर दिया। तो कुछ नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ और नहीं, हमारे कर्तव्यों की बात की जाती है। जैसे हमें अपने तिरंगे का पालन करना चाहिए, झंडे का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, हमें साइंटिफिक ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, इमारतों की सुरक्षा करनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें हमारा कर्तव्य बताया गया है। याद क्या रखना है, कहाँ से लिया गया, रूस से। दूसरा 42वां अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। 86th अमेंडमेंट में अभी तो 11 मूल कर्तव्य हो गए, ये जोड़ा गया कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को क्या करें, प्रारंभिक शिक्षा कम से कम उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि फंडामेंटल राइट के बारे में देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखा, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपी के बारे में देखा। इसके बाद हमने किसके बारे में देखा, हमने देखा प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। थोड़ा मोटी मोटा देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट को याद रखना है कि किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 यानी 35 तक है, 12 to 35 तक है। ये भाग तीसरे में है, किसमें है, भाग तीसरे में है। फंडामेंटल ड्यूटी किसमें है, आर्टिकल 51 का ए में है और ये भाग 4 के ए में है। इसी प्रकार से डीपीएसपी कितने आर्टिकल में है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है और ये भाग किस में है, भाग ये 4 में है। इसी के बाद प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना है, वो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, किसी भी भाग में नहीं है, लेकिन ये संविधान का अंग या हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट है कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटी ये कहाँ से लिया गया, ये फंडामेंटल ड्यूटी जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया, ये लिया गया हमने रूस से। और डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। जो प्रियम्बल हमने लिया ये कहाँ से लिया, ये भी लिया हमने यूएसए से। इसके बाद और चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, जैसे फंडामेंटल राइट में भी कई बार अमेंडमेंट हुए हैं, याद रखना है। स्पेशल मेजोरिटी से इसमें संशोधन किया जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी हमने लिया था 42 अमेंडमेंट 1976 द्वारा। कौन सी कमेटी थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी से, ठीक है। डीपीएसपी के बारे में आपने देख ही लिया, प्रियम्बल के बारे में देख ही लिया। डीपीएसपी किसका कर्तव्य है, तो ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है। गवर्नमेंट पे किसी प्रकार से कोई बाध्यकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक ना। फिर हाँ, फंडामेंटल राइट्स में हमने कुछ और चीज़ें देखी थी। कितने अधिकार थे, पहले हमारे पास 7 थे, वर्तमान में कितने हैं, 6 अधिकार हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो हमारा संविधान है। अब आपसे और क्या क्वेश्चन पूछता है, जैसे हमारा ये संविधान है तो पूछता है संविधान में क्या संशोधन हो सकता है। तो याद रखना है कि संविधान में संशोधन का मतलब किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट या बदलाव किया जा सकता है, ठीक है।
इसके बाद जो ये संशोधन होते हैं इनमें से इम्पोर्टेंट संशोधन आपसे पूछता है, जैसे 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, ये आपसे पूछता है, जिसे याद रखना मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी को निरस्त करने के लिए 44th अमेंडमेंट किया गया था, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी और भी अमेंडमेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए, जो रिसेंटली हुआ है वो भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा, ठीक ना। अब देखिए कुछ चीज़ें और पूछता है, जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि जो एक कभी कभी मूल ढांचे का सिद्धांत आता है, ठीक ना, किसका आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछे या फिर मूल ढांचे का सिद्धांत पूछे तो हमेशा याद रखना किस केस से आया था, केशवानंद भारती 1973 में, ठीक ना। इसमें हुआ क्या था कि पहले हमारे संविधान में कुछ भी बदला जा सकता था 1973 से पहले, लेकिन इस केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपका घर है तो उस घर में आप पिलर को नहीं हटा सकते हैं, जो पिलर्स हैं, बाकी सब कुछ चाहें तो आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत आए थे किससे, केशवानंद भारती बनाम केस में, ठीक है। और ये कहाँ के थे, केरल के थे, याद रखना है। अब ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ तो 1 मिनट हो। तो ये सारा चीज़ें अभी तक हमने मोटी मोटा क्या देखा, हमने देखा भैया हमारा एक संविधान है, संविधान में हमने देखा एक फंडामेंटल राइट होता है, फंडामेंटल ड्यूटी होता है, डीपीएसपी होता है, उसमें प्रियम्बल्स होते हैं। इसके बाद हमने देखा हमारा संविधान कैसे बना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उन्होंने कैसे कैसे इसको बनाया, अब ये बन गया, यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली। अब होता क्या है कि संविधान में है क्या, रूल और रेगुलेशन ही तो है, इसमें सब कुछ है कि कोई देश कैसे चलेगा, जैसे कौन कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, क्या होगा। तो अब हमारे देश में क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए चुनाव हो रहा है, चुनाव, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा देश है, अब हमको मुखिया चुनना है, तो जो हमारे देश का सबसे ज़्यादा जो हेड होगा ना, जो मुखिया होगा, जिसके साइन से सब कुछ होगा, पता है ना, आपके घर में सहमति, जिसके साइन या सहमति से सब कुछ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति बनेगा तो दो ही तरीके हैं, या तो उसको हम लोग चुनाव के माध्यम से बनाएं या तो बिना चुने ही सेलेक्ट कर लें, जैसे ब्रिटेन में राजा महाराजा हैं, लेकिन भारत में चुनाव होता है। तो जब चुनाव होगा तो कौन करवाएगा, तो जो भी चुनाव होगा या फिर जो हमारे यहाँ परीक्षाएं वगैरह की जाती है उसके लिए कुछ बॉडी हमारे पास हैं जो संविधान में जिनके बारे में मेंशन किया गया है, उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। जैसे आप देखिए निर्वाचन आयोग, मतलब निर्वाचन आयोग का मतलब इलेक्शन कमीशन का नाम अभी सुनते हैं ना आप, इलेक्शन कमीशन। इसके बाद यूपीएससी, फिर इसके बाद यूपीएससी के बाद जैसे यूपीएससी है वैसे स्टेट पीएससी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए हमारे पास है फाइनेंस कमीशन, इसके बाद हमारे पास है कि नेशनल कमीशन जो है फॉर एससी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है और ओबीसी के लिए भी है, ठीक ना। इसके बाद जो हमारे पास एक स्पेशल ऑफिसर है जो लैंग्वेज को लेकर के है, मतलब एक तरीके से स्पेशल ऑफिसर किसके लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के। और हमारे पास है एक कैग, ठीक है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे पास एक दो पोस्ट और हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसके बाद इसी का एक और भाई आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये सारे के सारे कभी आपसे पूछ दे तो याद बस इतना रखना है कि ये सब के सब संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, मतलब जिनको अगर हम संविधान पढ़ेंगे तो ये हमें देखने को मिल ही जाएंगी। अब इनका भाई साहब काम क्या है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जैसे हमारा वकील होता है, जब हम कोई केस लड़ते हैं तो क्या सरकार का वकील नहीं होना चाहिए, तो सरकार को जो विधिक तौर पर सलाह देता है उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, और ये केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है, केंद्र सरकार का। उसी प्रकार से आप ये देखिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये कौन होता है भाई साहब, हमने कहा जो केंद्र सरकार को देता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है, जो राज्य सरकार को सलाह देता है वो क्या कहलाता है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक ना। तो ये स्टेट को सलाह देते हैं भाई साहब। इसके बाद निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन का बहुत नाम सुनते हैं। हमारे देश में जो भी चुनाव कराए जाते हैं,
ज़्यादातर किसका किसका, मतलब जो भी चुनाव कराए जाते हैं, बस याद किसका रखना है, पंचायत का छोड़ के, नहीं एक तरीके से पंचायत को मत छोड़िए, जो भी चुनाव कराए जाते हैं बस इतना याद रखिए, जो भी हमारे यहाँ चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन दो प्रकार का है, एक है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो याद रखना है कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, पंचायत का चुनाव छोड़ करके और नगर निगम का चुनाव छोड़ करके सारे चुनाव वही कराता है, सेंट्रल वाला। अगर पंचायत के या गांव के जो प्रधान का चुनाव नहीं होता है, आपके यहाँ भी होता होगा, अभी देखिए होने वाला है, तो वो जो चुनाव कराता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। बाकी जितने भी चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है, सेंट्रल यानी निर्वाचन आयोग। उसी प्रकार से यूपीएससी क्या कराती है, यूपीएससी एक संस्था है जिसका काम ये होता है कि भैया ये अच्छे लोगों को चुन करके लाए, जो अधिकारी ग्रेड आईएएस पीसीएस हैं, जो सिविल सेवक हैं, उनको चुन करके लाए। इसके लिए यूपीएससी एक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी है पेपर वगैरह, परीक्षा वगैरह ही कराती है। इसी के प्रकार जो स्टेट वाला है, स्टेट पीसीएस वाला है, इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, राज्य के अधिकारियों को चुन के लाता है, इसके राज्य के जो अधिकारी होते हैं। इसके बाद आप देखिए जो फाइनेंस कमीशन होता है, जो वित्त आयोग होता है, इनका काम क्या होता है भैया, हर 5 साल में इनका गठन किया जाता है, राष्ट्रपति इनका गठन करता है। और इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है कि राष्ट्रपति को सलाह देना, ठीक है। और इसके अलावा क्या काम होता है कि कितना जो भी पैसा आ रहा है वो केंद्र और राज्य में कैसे बटेगा और किसको कितना मिलेगा, ठीक है। तो एक वित्त आयोग ये होता है, एक स्टेट में भी वित्त आयोग होता है, ठीक। जो स्टेट वाला वित्त आयोग होता है वो पंचायत के लिए काम करता है, याद रहेगा। फिर इसके बाद ये नेशनल कमीशन जो SC ST और OBC के लिए है, इनका काम क्या करना होता है, जो नेशनल आयोग है SC ST और OBC, इन तीनों का बस एक ही काम होता है कि जो भी मामले SC से संबंधित होंगे SC वाला करेगा। इसमें वो क्या करेगा, देखेगा कि ऐसे कौन कौन से काम हैं कि SSC की प्रॉब्लम्स है जिनको दूर करके हम क्या कर सकते हैं, उनका कल्याण कर सकते हैं। तो वो इनके लिए एक तरीके से क्या होता है, रूल रेगुलेशन नियम वगैरह बनाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, अच्छा ठीक है। तो देखा हमने नेशनल कमीशन के बारे में, वही होता है जो अगर SC वाला है तो SC की जो प्रॉब्लम्स होंगी उन पे बात करेंगे वह, और करीब 1 साल से कम का मामला होगा, अगर कहीं पे इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो इनकी तरफ से उस मामले को आगे तक लेके जाएंगे, पूछताछ करेंगे, जांच करेंगे। उसी प्रकार इसीलिए कमीशन बनाए गए हैं कि ताकि इन वर्गों का उत्थान किया जा सके, ठीक है। फिर इसके बाद वही भाषा के लिए बनाया गया है, एक स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है जो लैंग्वेज के लिए। इसके बाद ये कैग है, भारत में जो भी पैसा खर्च होता है भैया किसको पता चलता है कि कितना खर्च हुआ, कहाँ हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ, वो सारी की सारी जिम्मेदारी इस कैग महाशय की है कि जांच करें। लेकिन ये पैसा खर्च होने के पहले नहीं, बाद में जांच करते हैं कि कहाँ कितना खर्च हुआ, ठीक है। तो याद रखना है, जो ये मैंने शॉर्टकट बताया है इतने से याद रहेगा ना, इतने से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो पढ़ेंगे तो आप चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक ना। हाँ, तो इनके बारे में देख लिया, ठीक है। अब जनाब थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये देखना है कि बाकी इसके अलावा जितने भी बॉडीज आपके सामने आएंगी वो अदर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं, ठीक ना, यानी वो संवैधानिक बॉडी नहीं है, याद रखना, ठीक ना, संवैधानिक निकाय नहीं है, दूसरी हैं, ठीक ना। जैसे आपने मानवाधिकार के बारे में सुना होगा, मानवाधिकार के बारे में सुना है, मानवाधिकार आयोग होता है। जो ट्रिब्यूनल से अधिकरण के बारे में सुना होगा, तो अधिकरण कुछ नहीं करता है, जो अधिकारी वगैरह नहीं होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मानवाधिकार क्या होता है, किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये उसकी जांच करता है, ठीक है। तो मानवाधिकार आयोग हो गया। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, कुछ चीज़ें और ये देख लेते हैं कि जो आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं कि कोई एक देश है, कोई कंट्री है, तो वहाँ पे सरकार होती है, कौन होती है, सरकार। तो बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे केवल एक सरकार होती है, जिसको हम लोग केंद्र सरकार बोलते हैं, ठीक। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे 2 सरकारें होती हैं, एक साथ ही 2 सरकार होती हैं, सोचने वाली बात है। अब 2 सरकार का मतलब एक सरकार होती है केंद्र सरकार, ठीक, और दूसरी वाली कौन सी होती है, राज्य सरकार। तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं,
क्या क्या इनका कोई रिलेशन है? तो याद रखना रिलेशन तो है, लेकिन इनके काम बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि संघ सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं। जैसे भारत में केंद्र सरकार का मतलब एक ऐसी सरकार जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, जिसका कानून अगर बनता है तो पूरे देश पे लागू होगा। वही राज्य सरकारें वो राज्य सरकारें होती हैं, जैसे भारत में 28 राज्य हैं, ठीक। तो ये इनका कानून सिर्फ राज्य के अंदर ही लागू होगा। तो एक तरीके से समझ लेते हैं कि हमारा देश एक परिवार की तरह, जहाँ 2 भाई हैं और एक भाई केंद्र सरकार है, दूसरा भाई राज्य सरकार है। दोनों के काम बिल्कुल बांट दिए गए हैं, दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे जो भी लैंड का मामला आता है, भूमि का मामला आता है, उस पर किसका अधिकार है? केवल राज्य सरकार का है। यानी जो जमीन वगैरह है वो जब भी केंद्र सरकार अधिग्रहण करने की कोशिश करेगी तो राज्य सरकार से मांगेगी, खरीदेगी। क्यों? क्योंकि ये इसका अधिकार है, ठीक है। लेकिन वही पूरे देश के लिए कानून बनाना होगा तो ये राज्य सरकारें नहीं बना सकती, केवल केंद्र सरकार ही बनाएगी। तो 2 प्रकार की सरकार हमारे यहाँ है, ठीक है। अब होता क्या है, सरकार तो हो गई, देश भी बन गया आगे क्या होगा? क्या होगा बाबू मसाई? अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं जो हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इन सब के बारे में सुनते हैं, ठीक है। अब हमारा देश बन गया मान लेते हैं, तो इस देश को जरूरत पड़ेगी ना, देश को एक परिवार मान लेते हैं, तो इसमें एक मुखिया की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो जो मुखिया या जो हेड की जरूरत पड़ेगी ना, जिसकी सहमति से सारे कार्य हों, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे देश को भी जब जरूरत पड़ती है एक मुखिया की, तो हमारे देश का जो प्रथम नागरिक, एक तरीके से कहते हैं जो सबका मुखिया, यानी जिसकी सहमति हर चीज पे अनिवार्य है, उसको कहते हैं राष्ट्रपति। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम राष्ट्रपति, ठीक है। और ये जो राष्ट्रपति है, ये कभी कभी क्या करता है, राष्ट्रपति के नाम से ही पूरे देश में काम किए जाते हैं। कोई कानून बनता है तो साइन भाई साहब यही करेंगे, सारी योजनाएं कुछ भी हो इन्हीं के नाम से आएंगे, ठीक है। अब ये राष्ट्रपति कभी कभी नहीं होते हैं भाई, एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति आपने चुना है। अभी राष्ट्रपति का होगा क्या? कभी बीमार पड़ गए, कभी पेट खराब हो गया नहीं, पेट खराब से नहीं होगा। मान लीजिए कि कुछ ऐसा होगा कि राष्ट्रपति वहां पे नहीं है, तो राष्ट्रपति की जगह पे कोई काम करने वाला होना चाहिए। तो इन्हीं की जगह पे एक व्यक्ति को काम करने के लिए चुन लिया गया है, उपराष्ट्रपति। क्या चुन लिया गया है? उपराष्ट्रपति। बस अंतर ये है कि जो उपराष्ट्रपति है ना, ये जितना भी चाह लें, जितनी भी मेहनत कर लें, 6 महीने से अधिक तक राष्ट्रपति नहीं रह सकते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति की डेथ हो गई, 5 साल के लिए चुने गए थे, आज ही डेथ हो गई, तो ये उपराष्ट्रपति 6 महीने से अधिक के लिए राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति बनने के बाद सारे राइट्स उनके वही होंगे। तो एक जो मुखिया होता है हमारा, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का जो एक तरीके से कहें विकल्प होता है वो उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अब मुखिया तो बन गया, क्या मुखिया अकेले काम करेगा? नहीं करेगा। अभी मुखिया जब अकेले काम नहीं करेगा तो इसको सलाह देने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो जो ये सलाह देगा वो कौन देगा? वो कुछ लोगों का ग्रुप देगा, समूह देगा। तो जो ये कुछ लोगों का जो ग्रुप है, जो ये समूह है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद समझ में आ गया। मंत्री परिषद क्या करता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। अब जब मंत्री परिषद सलाह देता है, कई लोगों का ग्रुप है, तो क्या इस ग्रुप में कोई हेड होगा, कोई मुखिया होगा? तो इन्हीं मंत्रियों का हेड होता है प्रधानमंत्री। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रधानमंत्री। तो समझ में आई चीजें। पहले राष्ट्रपति आता है बिल्कुल ऊपर, देश का सबसे ज्यादा हेड परिवार में। फिर इसी को सलाह देने के लिए कुछ लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो होता है पीएम। इन मंत्री परिषद की जो भी बातें होती हैं राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाता है? पीएम। सब कुछ काम क्या करता है? पीएम। अगर इस मंत्री परिषद में कोई भी बात माननी है या कोई सलाह लेनी है तो लोग पीएम से लेंगे, ठीक है ना। और ये सलाह देंगे किसको? राष्ट्रपति को। किसको देंगे भैया साहब? राष्ट्रपति को। तो जब राष्ट्रपति को सलाह देंगे, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या इनकी सलाह मानेगा? तो हाँ, यही तो प्रॉब्लम है कि राष्ट्रपति को इनकी सलाह मानना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसे मुद्दे होंगे जहां पर वो एक बार लौटा सकता है,
ठीक है, लेकिन फिर इसको सलाह मानना जरूरी है। इसीलिए देखेंगे आप कि पीएम इस मंत्रिपरिषद का हेड होता है। जो पीएम कहेगा वो मंत्रिपरिषद वही काम करेगी, वही बोलेगी। तो जब वही बोलेगी तो राष्ट्रपति को वही करना पड़ेगा। इसीलिए जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद जो कहती है उसी की बात मानता है। और मंत्रिपरिषद किसकी बात मानती है? तो हमारे पीएम की बात मानती है। ठीक ना? इसी प्रकार से पीएम हमारे यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रपति से उनकी पावर भी ज़्यादा हो जाती है। अगर इन्होंने कहा युद्ध करना है तो राष्ट्रपति चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा जो ढांचा आपने देखा, जो मुखिया जो हेड वाला देखा, ये था केंद्र सरकार और पूरे भारत के लिए था। किसके लिए था? केंद्र सरकार और पूरे भारत के लिए था, याद रखना है। अगर मैं यहीं पे मैंने अभी बताया ना कि राज्य सरकार भी होती है, तो क्या उसके पास राष्ट्रपति होता है? नहीं होता ना। तो याद रखना है कि जो राज्य सरकार उसके पास राष्ट्रपति नहीं है। बस यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, जो आपको यहाँ पे जो राष्ट्रपति दिख रहा है ना, इस राष्ट्रपति की जगह पर राज्यपाल कर दीजिए। यानी कि जो राज्य होता है, जैसे उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, यहाँ का जो मुखिया होगा, संवैधानिक तौर पर जो हेड होगा वो कौन होगा? वो होगा राज्यपाल। लेकिन आगे कहानी फिर वही सब है। कहानी यही है कि जो राज्यपाल होगा, इसको भी क्या अपनी मर्जी से काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसको भी सलाह दी जाएगी। किसके द्वारा? इसको भी सलाह दी जाएगी एक मंत्रिपरिषद द्वारा। और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? वो होंगे हमारे सीएम साहब। कौन होंगे? हमारे सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब। तो चीफ मिनिस्टर जो कहेंगे राज्यपाल साहब वही करेंगे। इसीलिए आपने देखा ना, यहाँ पे सीएम इम्पोर्टेंट और वहाँ पे पीएम इम्पोर्टेंट और जिले में डीएम इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो अब जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि भैया राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, इनका चुनाव कैसे होता है, कौन चुनता है, इनका कार्यकाल कौन होता है, कौन जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हमारे पहले थे, अभी तक कुल कितने हुए हैं, सबसे अधिक दिन तक कौन रहा, सबसे कम समय तक कौन रहा। यही सारे प्रश्न बनते हैं और यहीं से कहीं ना कहीं आपके प्रश्न के उत्तर भी आते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात में समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें और भी समझ लेते हैं। जैसे हाँ, अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब समझ लेते हैं कि जैसे अब मैंने कहा ना कि एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। तो भाई इन दोनों का काम अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन कैसा होगा? अच्छे रिलेशन आपको देखने को कम ही मिलते हैं। अगर दोनों में एक ही गवर्नमेंट है तो रिलेशन अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इन रिलेशन को बेहतर करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ परिषदें बनाई गई हैं जो सलाह देती हैं इनको। तो याद रखना, कभी पूछें आपसे कि अंतर्राज्यीय परिषद बनाई गई तो किसके लिए बनाई गई? इन दोनों के रिलेशन को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, अभी जो बनाई गई थी अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, इसमें क्या होता है? कुछ लोगों का समूह होता है जो सलाह देते हैं कि केंद्र को क्या करना चाहिए, राज्य को। ये बनाया गया था सरकारी आयोग की सिफारिश पर। सरकारी आयोग ने कहा सर एक ऐसा परिषद बनाइए जो दोनों को सलाह दे और दोनों के बीच रिलेशन क्या हो, अच्छे। ठीक है, तो ये सब तो चीज़ें ठीक है, बन गया, इनके बीच रिलेशन भी हमने देख लिया। अब एक चीज़ आता है हमारे देश में इमरजेंसी। जो इमरजेंसी है ये क्या है भैया, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। इमरजेंसी या आपातकाल, ठीक ना। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक देश है, अगर कोई देश इस पे आक्रमण कर दे तो, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान भारत पे आक्रमण कर दे तो आक्रमण कर देगा तो हमारा देश क्या कहेगा? हमारा देश कहेगा कि जाओ हमने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया। ऐसा क्यों? दरअसल होता क्या, जब नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है तो जितने भी पावर होते हैं, जितने भी शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार के पास पहुंच जाती हैं। अभी हमने देखा ना कि राज्य सरकार के पास भी कुछ पावर होती है, लेकिन राज्य सरकार से पावर छीन ली जाती है और सारी की सारी पावर किसके पास पहुंच जाती है? केंद्र सरकार के पास। और केंद्र सरकार जो चाहे वो कर सकती है। तो इमरजेंसी में आपके जो मूल अधिकार हैं, हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल राइट, वो भी छीन सकती है, कुछ भी कर सकती है। इमरजेंसी ऐसी चीज़ है। तो इमरजेंसी कुछ और नहीं है, जब या तो हम किसी पर अटैक करते हैं, कोई हमारे अटैक करता है तो हम इमरजेंसी घोषित करते हैं। उसमें सारी की सारी पावर सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी एक तरीके से कहें तो पीएम के पास चली जाती है। ठीक है,
दूसरा इसी में होता है एक स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी, ये तो नेशनल इमरजेंसी थी। स्टेट इमरजेंसी में आपने पढ़ा होगा जब आप सुनते हैं कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके नाम से नहीं पता चला, स्टेट और इमरजेंसी, यानी स्टेट में इमरजेंसी लग गई। अब इसमें भी जब स्टेट में इमरजेंसी लग जाती है तो याद रखना है कि सब पे नहीं लगता। जो राज्य सही तरीके से काम नहीं करता ना, उस पे लगाता है, जो संविधान का उल्लंघन करता है। तो जब इस पे स्टेट इमरजेंसी लग जाती है तो इसके भी सारे अधिकार छीन ले दिए जाते हैं और केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार चल जाते हैं। यानी सीएम होगा तो सीएम कुछ कर नहीं सकता। समझे कि नहीं समझे? इस राज्य के जितने भी मामले होंगे, जितने भी कानून होंगे, जितने भी खर्चे वर्चे होंगे, वो कौन देखेगा? बजट वजट पेश करेगा, वो केंद्र सरकार देखेगी। तो ये स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसके बाद एक और आता है फाइनेंशियल या फिर वित्त इमरजेंसी या वित्त आपातकाल। तो याद रखना भाई साहब, ये कब लगता है? ये तब लगता है जब हमारे पास पैसा ही ना हो। ठीक है, तो सबसे कहा जाता है भैया वित्त आपातकाल आ गया, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये तब लगता है। आज तक भारत में ये नहीं लगा है। याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी हमारे पास लगा है 3 बार, नेशनल इमरजेंसी लगा है। स्टेट इमरजेंसी तो 100 से ऊपर लगा है। ठीक है, अब क्या है, ये जो इमरजेंसी है, कुछ भी होगा, कोई भी प्रावधान होगा, याद रखना है, एक सेकेंड, कोई भी प्रावधान होगा या कुछ भी होगा, वो कहीं न कहीं आर्टिकल्स में ही होंगे। किस में होंगे? अनुच्छेद में ही होंगे। तो जैसे आप देखेंगे नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और 360 में कौन है? वित्त। तो आपको क्या करना है, ओवरऑल जो भी अभी तक पढ़ाया गया है उसमें क्या करना है, आपको आर्टिकल्स रटने हैं, आपको जितने भी शेड्यूल हैं वो रटने हैं, जितने भी पार्ट्स हैं यानी भाग हैं वो रटना है। इसके बाद ये मोटी मोटा जितने भी पोस्ट मैंने अभी आपको बताया, पद बताया, इनके बारे में जान लेना है। इसके अलावा क्या करना है, जैसे राष्ट्रपति के बारे में मैंने बात की, उपराष्ट्रपति के बारे में बात की, पीएम के बारे में बात की, ठीक है, सीएम के बारे में बात की, राज्यपाल के बारे में बात की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बात की। इन सब के बारे में भी हमें थोड़ा डिटेल से जान लेना है। तो ये पहली क्लास केवल अंडरस्टैंडिंग पे थी। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि इसकी नीड है, ज़रूरत है, सच में है, तो फिर मैं दूसरी जब क्लास बनाऊंगा तो ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ, सिर्फ मैं फैक्चुअल डिटेल पे बनाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छा लगता है तो बताइएगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ। ठीक है, आपके लिए कुछ करके मुझे खुशी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।